नमस्कार गुरुकुल प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है गुरुकुल की वीडियो क्लासेस में। हम देख रहे हैं बच्चों कि विश्व में एक महामारी फैली है जिसके अंतर्गत सभी स्कूल कॉलेज जो है वो बंद है, लेकिन आप विद्यार्थियों की पढ़ाई में कोई बाधा ना आए इसलिए गुरुकुल ने इन वीडियो क्लासेस का प्रावधान किया है, व्यवस्था की है, ताकि आप लोग जो है इन दिनों में भी पढ़ाई से उन्मुख रहे, पढ़ाई की तरफ रहे, आपका रुझान पढ़ाई की तरफ बना रहे, आप अपने पाठ्यक्रम से जुड़े रहे। इसीलिए आप सभी के लिए सभी विषयों में जो है आपको वीडियो क्लासेस दी जा रही हैं। मैं शिव कुमार आप सभी का इन वीडियो क्लासेस में गुरुकुल की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं आशा भी करता हूं विद्यार्थियों कि आप सभी अपने घरों पर अपने परिवार के लोगों के साथ सकुशल होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं की हिंदी विषय की वसंत पाठ्य पुस्तक भाग 2 का दूसरा पाठ, जिसका नाम है दादी, जो कि किसका लिखा हुआ है? शिव प्रसाद सिंह जी का। तो विद्यार्थियों, आज हम इस विषय का अध्ययन करेंगे, लेकिन विषय के अध्ययन से पहले कुछ जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा इस विषय से संबंधित। सबसे पहले तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि जो दादी मां पाठ है वो दरअसल हिंदी साहित्य की, ध्यान से सुनिएगा, यानी कि हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य की संस्मरण विधा में लिखा गया है। संस्मरण। अब आपके दिमाग में आया होगा कि ये संस्मरण क्या है, तो बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा। पहले संस्मरण हिंदी साहित्य की गद्य विधा की एक विधा है। अब थोड़ा विस्तार से समझेंगे। हम सभी जानते हैं कि हिंदी साहित्य 2 रूपों में लिखा गया, पहला गद्य और दूसरा पद्य। इन 2 विधाओं में ही साहित्य की रचना हुई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गद्य की। गद्य क्या है? बहुत आसान शब्दों में आपको समझाऊंगा बच्चों, बिल्कुल सरल शब्दों में। गद्य का मतलब जो गाया ना जा सके, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। गद्य के अंतर्गत सबसे पहले गद्य के अंतर्गत आते हैं उपन्यास, कहानी, संस्मरण, रेखा चित्र, और इसके अलावा जीवनी, और इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया संस्मरण, तो ये किसकी विधा का है? गद्य विधा का। अभी मैं उसको स्पष्ट करूंगा। उसके बाद हम समझते हैं पद्य। पद्य बिल्कुल सरल भाषा में जो गाया जा सके, ठीक है, समझ में आ गया। गद्य जो गाया ना जा सके। क्यों नहीं गाया जा सकता? क्योंकि गद्य विधा पाठ है, ठीक है, उसको गाया नहीं जा सकता, हम उसको गा नहीं सकते। लेकिन पद्य कविता है जो छंदों पर आधारित होती है, नियमों में बंधी होती है, जिसमें यति, गति, आरोह, अवरोह, इन सभी चीजों का ध्यान रखा जाता है। इसीलिए पद्य को गाना बिल्कुल सरल होता है, आसान होता है। बस ये सरल सी बात है। अब हम समझते हैं गद्य विधा की संस्मरण विधा को, ठीक है। संस्मरण मतलब स्मरण करना, याद करना कि कोई घटना कभी हमारे साथ बहुत पहले घट चुकी है और उसे घटी हुई घटना को आज हम पुनः याद करके दोबारा से उस पर लेखन करते हैं, उसकी अभिव्यक्ति करते हैं और सामान्य पाठकों तक उसको पहुंचाते हैं, तो वो क्या होता है? संस्मरण होता है। तो शिव प्रसाद सिंह जी का ये पाठ क्या है? संस्मरण है, यानी कि उनके जीवन में कोई घटना बहुत पहले घटित हुई और उनके जीवन में ये घटना बहुत पहले घटित हुई, लेकिन उन्होंने स्मरण करके इस घटना को पुनः जो है अपनी लेखनी के द्वारा लिख करके पाठक लोगों के पास, श्रोता लोगों के पास दादी मां के रूप में पहुंचाया। तो संस्मरण हम समझ के क्या होता है? संस्मरण किसी पुरानी घटना को याद करके दोबारा से लिखना। तो गद्य और पद्य हमारी समझ में आ गया है। अब बच्चों हम पाठ में आगे बढ़ते हैं। पाठ में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ और चीजें। सबसे पहले तो हम बात करते हैं पाठ के
के लेखक यानी कि शिव प्रसाद सिंह जी की। ठीक है बच्चों, तो शिव प्रसाद सिंह जी का परिचय हम पढ़ेंगे। हम इनका परिचय पढ़ते हैं सबसे पहले बच्चों। शिव प्रसाद सिंह जी बहुत ही प्रसिद्ध लेखक थे, इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। इनका जन्म, सबसे पहले जन्म की बात करते हैं। इनका जन्म जो है, शिव प्रसाद सिंह जी का जन्म 19 अगस्त 1928 को, 19 अगस्त 1928 यानी 1928 को उत्तर प्रदेश के बनारस जिले के एक छोटे से गांव जलालपुर में हुआ। और इनकी मृत्यु की बात करें, इनकी मृत्यु जो है 28 सितंबर यानी कि 28 सितंबर 1998 को, 28 सितंबर 1998 को हुई। इस बीच, इस कार्यकाल के दौरान इन्होंने हिंदी साहित्य को बहुत सारी रचनाएं दी। मुख्य बात क्या है बच्चों कि इन्होंने केवल और केवल गद्य विधा में ही अपना लेखन किया। गद्य विधा मैंने आपको बताई, जिसमें क्या क्या आता है, उपन्यास आता है, कहानी आती है, संस्मरण आता है, जीवनी आती है, रेखा चित्र आता है, बहुत सारी विधाएं हैं अलग अलग। तो उन्होंने केवल गद्य विधा में ही लिखा, अपनी अभिव्यक्ति दी। पद्य में उन्होंने नहीं लिखा, यानी कविता उन्होंने नहीं लिखी। और इस बीच इनको बहुत सारे सम्मान भी दिए गए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, जिसमें से बहुत अच्छा सम्मान माना जाता है राष्ट्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको दिया गया। अब हम बात करते हैं कि 1953 में, 1953 में इन्होंने BHU यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से अपनी स्नातकोत्तर यानी MA की जो डिग्री है वो प्रथम श्रेणी में यानी फर्स्ट क्लास में प्राप्त की। उसके बाद इन्होंने हिंदी साहित्य का लेखन शुरू किया। और अगर हम इनका जो इनके साहित्य की बात करें तो इनकी प्रमुख रचनाएं जो थी, इनकी प्रमुख रचनाएं, सबसे पहले इनकी बड़ी फेमस रचना हुई है नीला चांद, बहुत ही फेमस रचना है इनकी नीला चांद। दूसरी इनकी रचना है धतूरे के फूल, यह भी इनकी बहुत अच्छी रचना है, बहुत प्रसिद्ध हुई थी। और तीसरी इनकी रचना है राग गुजरी, बड़ी फेमस रचना हुई है। तो इस तरह से इन्होंने हिंदी साहित्य में अपनी बहुत बेजोड़ सहभागिता दी, जिसके अंतर्गत अलग अलग साहित्य अकादमियों के द्वारा इनको पुरस्कार भी दिए गए, और जिनका नाम हम कभी हिंदी साहित्य से नहीं भूल सकते हैं। बहुत अच्छा इन्होंने लिखा। तो ये हमारा थोड़ा सा जीवन परिचय था, किसका, शिव प्रसाद सिंह जी का। ठीक है बच्चों, अब पाठ शुरू करने से पहले मैं थोड़ी सी और जानकारी आपको देना चाहूंगा। पाठ में कुछ ऐसे शब्द आए हैं बच्चों जिनके बारे में जानना हमें बहुत जरूरी है। और वो शब्द जो है वो कहीं ना कहीं हम अपने बुजुर्गों से सुनते भी आए होंगे। इस पाठ में जो हिंदू महीने हैं उनकी बात की गई है। हिंदू माह, जिसे हम देसी महीने भी कहते हैं, महीनों के नाम हमने सुने हैं बच्चों, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, इन महीनों के नाम हमने सुने हैं। लेकिन देसी महीने यानी हिंदू कैलेंडर के हिसाब से इन महीनों के नाम अलग है, थोड़ा सा उनको हम समझेंगे। तो सबसे पहले जो हिंदू कैलेंडर में महीना आता है वो है चैत्र, इसे हम चैत्र कहते हैं। जिस हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जो महीने हैं वो मार्च से शुरू होते हैं बच्चों, जनवरी से नहीं शुरू होते, मार्च से शुरू होते हैं। तो इस महीने को हम जानते हैं मार्च और अप्रैल। ठीक है, इस महीने को हम मार्च और अप्रैल के समय में विभाजित करते हैं। दूसरा महीना जो है वो है, दूसरा महीना वैशाख। वैशाख का समय है अप्रैल और मई। ठीक है, इस समय में विभाजित किया गया है। तीसरा महीना जो है ज्येष्ठ, जिसे जेठ का महीना भी कहते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, यानी कि मई और
यानी कि अब कौन सा महीना चल रहा है बच्चों? जेठ, यानी जेठ का महीना चल रहा है जिसमें बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। इसके बाद जो चौथा महीना है वो है आषाढ़। चौथा माह आषाढ़, यानी कि जून से जुलाई। ठीक है, ये महीना जून से जुलाई के बीच में माना जाता है। उसके बाद जो पांचवा महीना है श्रावण, इसे सावन भी बोला जाता है। जुलाई और अगस्त। ठीक है, इस महीने को ही सबसे ज्यादा अच्छा महीना माना जाता है, इसे महीनों का राजा माना जाता है, क्योंकि इस महीने में बहुत सारे हिंदी कवियों ने इस महीने का जो है जिक्र किया है अपनी रचनाओं में। हम फिल्मी सिनेमा के गाने देखते हैं बच्चों, उसमें भी कहीं ना कहीं इस महीने का जिक्र आता है। सावन के महीनों ने मुझको बुलाया, सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, अलग अलग बहुत सारे गाने जो है इस महीने पे बने हुए हैं। क्यों बने हुए हैं? कारण वही है बच्चों कि ये महीना सबसे अच्छा माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इससे पहले के महीने में बहुत ज्यादा तपती लू और गर्मी होती है, और इस महीने में आकर के हल्की हल्की बरसात होनी शुरू हो जाती है। यानी कि तपती लू, तपती गर्मी में कहीं ना कहीं ये महीना बारिश की फुहारें जो है वो ठंडक पैदा करती है, जिससे लोगों को थोड़ी सी राहत मिलती है और मौसम बड़ा अच्छा और सुहावना हो जाता है। इसलिए इसे इन महीनों का राजा कहा गया है। इसके बाद छठा महीना आता है भाद्रपद। भाद्रपद, जिसका समय है अगस्त से सितंबर। अगस्त से सितंबर का समय जो है वो भाद्रपद का है। उसके बाद सातवां महीना आता है बच्चों अश्विन। अश्विन का महीना, जिसका समय सितंबर से अक्टूबर। ठीक है, अश्विन को देसी भाषा में क्वार भी कहते हैं। क्वार का महीना, ठीक है, इसे क्वार भी कहा जाता है। उसके बाद हमारा अगला महीना आता है आठवां कार्तिक। कार्तिक यानी कातक भी कहते हैं इसको। इसका समय होता है अक्टूबर से नवंबर। ठीक है, उसके बाद अक्टूबर से नवंबर तक का यहां आ गया। उसके बाद हमारे पास होता है मार्गशीर्ष। मार्गशीर्ष का महीना बच्चों कब का होता है? नवंबर से दिसंबर। ठीक है, उसके बाद जो हमारा महीना होता है वो होता है 10वां महीना पोष। पोष का महीना होता है दिसंबर से जनवरी। बहुत ही खतरनाक महीना इसे माना जाता है। क्यों माना जाता है? इसे पूस भी कहा जाता है। पूस, आपने प्रेमचंद की एक कहानी है पूस की रात पढ़ी होगी, जिसमें प्रेमचंद जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से पोष यानी पूस के महीने की सर्दी का चित्रण किया है। यानी कि इस महीने में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, दिसंबर और जनवरी में, इसलिए इसे पूस भी कहा जाता है। 11वां महीना, जो 11वां महीना होता है वो होता है माघ। माघ का महीना, जिसका समय होता है जनवरी से फरवरी। ठीक है बच्चों, जनवरी से फरवरी। और आखिरी महीना जो है हमारा 12वां महीना फाल्गुन, जिसे हम फाल्गुन भी कहते हैं, जिसका समय है फरवरी से मार्च। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारे ये 12 महीने हैं, और इन 12 देसी महीनों के नाम ये हैं, और इनको हम जनवरी, फरवरी, मार्च या समय के हिसाब से ऐसे देख सकते हैं। इसमें आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि इस महीने में कैसा मौसम होता है, कौन से महीने में गर्मी होती है, कौन से में सर्दी होती है। ठीक है, तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप सभी बच्चे जो है अपने पास अपनी किताब खुली रखें पढ़ते वक्त, इस वीडियो को देखते वक्त, और साथ में एक नोटबुक भी रखें कि जो भी आपको महत्वपूर्ण बिंदु बताए जाते हैं आप उनको तभी नोट करें। इससे फायदा ये होगा बच्चों कि जब आप अकेले में पाठ को पढ़ोगे, आपके सामने वो नोट किए हुए महत्वपूर्ण बिंदु होंगे। आप पाठ पढ़ते वक्त अगर कोई परेशानी आती है तो आप उनसे देख करके आसानी से पाठ को समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों,
तो ये मुख्य महीने हैं, इनको हम ध्यान रखेंगे। अब हम पाठ शुरू करते हैं। थोड़ी सी और जानकारी देना चाहूंगा। पाठ को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों कि इस पाठ में कुछ कठिन शब्द भी आए हैं, ठीक है, उनको हम समझेंगे। क्योंकि बच्चों जरूरी है, पाठ पढ़ने से पहले हमें पाठ से संबंधित पूरी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। तब अगर हम उसको पढ़ते हैं तो हमें पढ़ने में, उसका भाव ग्रहण करने में कोई परेशानी नहीं आती है। तो पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ हम पढ़ेंगे। कठिन शब्दार्थ, जिसमें पहला जो कठिन शब्द आता है क्वार। मैंने आपको बताया था क्वार किसे कहते हैं? अश्विन महीने को, जिसका समय कब होता है? सितंबर से अक्टूबर तक, ठीक है ना। दूसरा इसमें जो कठिन शब्द आता है वो है सिवान। सिवान क्या होता है? नाला, ठीक है ना। जैसे हमारे गांव में काफी सारे नाले होते हैं, ठीक है, उसे सिवान भी कहा जाता है। उसके बाद तीसरा जो इसमें कठिन शब्द आता है बच्चों, आषाढ़। आषाढ़ का मैंने आपको बता दिया कौन सा महीना है। आषाढ़ चौथा महीना, यानी कि जून से जुलाई का महीना, तो आप लिखेंगे। उसके बाद इसमें चौथा जो कठिन शब्द आता है वो है ज्वर। हमने सुना भी होगा, ज्वर मतलब बुखार, ठीक है ना। जब हमें फीवर हो जाता है उसे ज्वर भी कहते हैं। पांचवा जो इसमें कठिन शब्द आता है सध्य। सही से उच्चारण करेंगे, सध्य, ठीक है, सध्य, जिसका मतलब होता है, ये संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब होता है अभी अभी, जो अभी अभी हुआ हो, ठीक है। उसके बाद इसमें छठा आता है अदृश्य, ठीक है ना। दृश्य जो दिखाई दे रहा है, अदृश्य जो दिखाई ना दे, जो दिखाई ना दे, वो है अदृश्य। सातवां इसमें आता है विषुचिका। विषुचिका का अर्थ बच्चों वैसे तो महामारी होता है। जैसे आजकल एक विषुचिका चली हुई है, कौन सी? कोरोना, कोविड-19। विषुचिका महामारी, जैसे पहले होता था हैजा, ठीक है, या महामारी, ठीक है, विषुचिका। उसके बाद इसमें आठवां जो कठिन शब्द आता है वो है निक्सार। निक्सार का मतलब क्या होता है बच्चों? बाहर जाने का रास्ता, ठीक है ना। अब कभी बस में गए होंगे, एक विंडो पे लिखा होता है एंट्री और एक पर एग्जिट। एग्जिट मतलब बाहर जाने का, निक्सार मतलब बाहर जाने का रास्ता। उसके बाद इससे ही मिलता जुलता शब्द है अगला निस्तार। ध्यान से समझेंगे दोनों का। यह है निक्सार और यह है निस्तार। निस्तार मतलब उद्धार करना, ठीक है। 10वां जो इसमें महत्वपूर्ण शब्द आता है वो है पुत्रोत्पत्ति। बच्चों ध्यान से समझेंगे, पुत्रोत्पत्ति। थोड़ा सा इस शब्द को हम समझेंगे बच्चों। इस शब्द में दो शब्द हैं, पुत्र और उत्पत्ति। यानी कि अगर हम संधि की दृष्टि से देखें तो इसमें गुण संधि है, क्योंकि गुण संधि में क्या होता है बच्चों? अ या आ, थोड़ा सा इधर आपको समझाऊंगा। पुत्र प्लस उत्पत्ति, ठीक है। अब संधि में क्या होता है? दो शब्दों के मिलने से, दो वर्णों के मिलने से जो है एक नया शब्द बनता है। तो यहां गुण संधि होगी। जब हम संधि पढ़ेंगे तो इसको विस्तार से आपको समझाऊंगा। गुण संधि में क्या होता है? अ या आ के साथ इ या ई आने पर ए हो जाता है, ठीक है। और इसके साथ आ और आ के साथ उ या ऊ आने पर ओ हो जाता है। अब हम ऊपर वाले शब्द को समझते हैं, पुत्र। हम सभी जानते हैं कि हर एक व्यंजन जो है वो स्वर की सहायता से बनता है, ठीक है। तो
तो यहाँ त्र में आ जुड़ा हुआ है, यानी यहाँ आ, इसका आ ले लिया हमने और इसमें पहले ऊ है, ठीक है ना। तो आ और ऊ मिलने से क्या बन गया, ओ। तो ये क्या हो जाएगा, पुत्रोत्पत्ति, ठीक है ना, यानी कि पुत्र की प्राप्ति। ठीक है बच्चों, तो ये इस पाठ में आए महत्वपूर्ण कठिन शब्द हैं, इनको हम ध्यान से लिखेंगे अपनी कॉपी में और 2-3 बार पढ़ेंगे ताकि पाठ को पढ़ते वक्त आपको कोई समस्या ना आए। ठीक है बच्चों, तो अब हम शुरू करते हैं पाठ। ये आप समझ गए होंगे, पाठ से पहले इस जानकारी का पता होना बहुत जरूरी है। अगर ये जानकारी आपके पास है तो पाठ आसानी से आपकी समझ में आ जाएगा। तो बच्चों हम पाठ को शुरू करते हैं दादी माँ। पाठ का नाम क्या है, दादी माँ। लेखक कौन है, शिव प्रसाद सिंह, जिनका परिचय हमने पढ़ा। तो दादी माँ बच्चों, दादी माँ पाठ को पढ़ते हुए ही सबसे पहले हमारा ध्यान जो है वो कहाँ जाता है, अपनी दादी की तरफ। यानी कि हमारे जीवन में जो हमारी दादी रही है उसकी तरफ एकदम से हमारा ध्यान जाएगा। और जब हमारा ध्यान दादी की तरफ जाएगा तो एकदम से हमें ये याद आएगा कि कोई था जो हमेशा हमारी सहायता के लिए खड़ा रहता था। इस पाठ को लिखने का लेखक का उद्देश्य यही है बच्चों। लेखक ने क्यों ये पाठ लिखा, दादी माँ, क्यों ये संस्मरण लिखा, और भी तो बहुत सारी घटनाएं लेखक के साथ घटी होंगी, लेकिन दादी माँ क्यों लिखा, उसका उद्देश्य क्या है, इस पाठ को लिखने को उसको थोड़ा सा समझेंगे हम। लेखक का उद्देश्य यही है बच्चों कि आज आधुनिक युग में हम अपने बुजुर्गों को इतनी महत्वता नहीं देते हैं, इतना सम्मान नहीं देते हैं, उनके द्वारा कही हुई बातों को ऐसे ही छोड़ देते हैं, उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। लेखक चाहता है कि उनके जीवन, उन्होंने अपने जीवन से जो अनुभव लिए हैं, उन अनुभवों के आधार पर वो जब हमें कुछ सीख देते हैं, उस सीख को हमें ग्रहण करना चाहिए, उसे हमें छोड़ना नहीं चाहिए, उसको प्राप्त करना चाहिए। और उस सीख को सीखने के बाद निश्चित रूप से वो सीख हमारे जीवन में जरूर मदद करती है। उसको हम व्यवहार में लेकर के आएंगे, व्यवहारगत करेंगे, तो विद्यार्थियों निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं हमारी सहायता जरूर करेंगे। तो उद्देश्य यही है कि बुजुर्गों के द्वारा दी गई जानकारी या दी गई सीख को आत्मसात करें, उनका सम्मान करें, उनकी कही हुई बातों को हमेशा अपनी स्मरण शक्ति में, अपनी याद में बना करके रखें। तो ये उद्देश्य है लेखक का। अब जैसे मैंने आपको बताया कि दादी का नाम याद आते ही दादी के बारे में याद आ जाता है कि हाँ, हमारी दादी थी जो हमेशा हमारी सहायता के लिए खड़ी रहती थी। तो पाठ का सार हम शुरू करेंगे बच्चों। पाठ का सार यानी समरी, थोड़ा सा संक्षेप में मैं इस पाठ के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि इस पाठ में, दादी माँ पाठ में लेखक ने क्या बताना चाहा है। ठीक है विद्यार्थियों, तो पाठ का सार जो है हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक जो ये जानकारी आपको दी गई है, आप इस जानकारी से जुड़िए, इसको अपने व्यवहार में लेकर के आइए, इसको लिखिए और लिखते वक्त एक एक चीज को याद कीजिए। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। अगली वीडियो में हम पाठ का सार पढ़ेंगे, पाठ के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। तब तक मैं आशा करता हूं आप अपने घर पर स्वस्थ रहेंगे और अपने परिवार के लोगों का ध्यान रखेंगे। धन्यवाद बच्चों।